हेलो एंड वेलकम टू 126th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हीलिंग ऑफ डिस्क बल्ज। जब भी हम कंसल्टेशन करते हैं लोगों से या उनके कमेंट्स पढ़ते हैं या उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो यही पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो डिस्क बल्ज जो है वो ठीक हो गया, यानी कि डिस्क बल्ज ठीक कैसे होता है ये हमें कैसे पता लगेगा। क्योंकि उनको पता लगता है कि डिस्क निकली हुई है, एमआरआई में देखते हैं या सिम्टम्स के थ्रू देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू ऐसी कर सकें जो लाइफ में पहले करते थे। तो हमें एक बार पता लग जाए कि डिस्क ही ठीक कैसे होती है, हील कैसे होती है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा L4, L5, S1। तो मेनली जो डिस्क निकलती है वो L4, L5 या L5, S1 वाली ही निकलती है, ये सबको पता है। जिसका भी एमआरआई उठा के देख लीजिए तो मोस्टली 90% जो चांसेस होते हैं वो यहीं पे, क्योंकि हमारी जो बेंडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा जो कर्वेचर आता है, लॉर्डोटिक कर्वेचर, उसके बाद बेंडिंग होती है तो डिस्क जो है वो यहीं से प्रोलैप्स करती है और वो पीछे की तरफ ही करती है। सामने आ गया ये टमी है, हमारा स्टमक है, और ये पीछे वाला पार्ट है ये वाला, तो ये पीछे की ओर ही प्रोलैप्स होता है। क्योंकि एंटीरियरली भी डिस्क बल्ज होती है पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आगे हमारे पास कोई नर्व नहीं पड़ी जिसको वो पिंच करेगी। अब जैसे ये आपको डिस्क दिख रही है, ये हमारे डिस्क मान लीजिए ये हुआ है प्रोट्रूजन, हल्का है, थोड़ा है, और ये हुआ है एक्सट्रूजन। देखिए डिस्क कैसे नीचे की ओर मूव कर गई है। अब जब डिस्क बल्ज हुआ है, इसको डिस्क प्रोलैप्स कह लीजिए, बल्ज कह लीजिए, हर्निएटेड डिस्क कह लीजिए, वो सभी रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो इस तरह से हम मान लीजिए अब ये वाली जो डिस्क है ये नर्व से थोड़ी सी हटके यहाँ पे इतनी जगह है, नर्व को टच नहीं कर रही, और ये वाली जो डिस्क है पूरी नर्व को टच कर रही है, इवन के ज़्यादा ओवरलैप ही कर रही है पूरा, उसको वहाँ तक उसका आ गया है डिस्क बल्ज। अब ये जब डिस्क निकलती है ये होती है लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है उसमें वाटर स्टोर होता है, 80% वाटर होता है। अब जब वो बल्ज आउट होता है तो वो वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लीक करके पीछे से एनुलर रिंग्स को, ये मान लीजिए इस तरह से एनुलर रिंग्स होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ऐसे, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, और इनको तोड़ के इस तरह से जो डिस्क है वो बल्ज आउट करती रहती है यहाँ पे इस तरह से। और जब एक्सट्रूजन होती है तो ये पूरा का पूरा जो है ये इस लास्ट रिंग को तोड़ के ऐसे बाहर बल्ज आउट हो जाता है इस तरह से। अब ये हो गया हमारा डिस्क बल्ज। अब जो लिक्विड निकला है मान लीजिए ये सेम वैसा है जैसे आपका ब्लड होता है। जैसे हमारे किसी को कभी कोई इंजरी होती है या चोट लगती है तो जब उसका ब्लड निकलना शुरू होता है तो वो भी एक जगह पे आके सूखता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो डिस्क होती है, ये जो लिक्विड फॉर्म होती है, ये जब बल्ज हो रही होती है यहाँ पे आके एक जगह आके वो सूख जाती है, उस ड्राई आउट होना शुरू हो जाती है। अब ये जो फ्लूइड निकला है, लिक्विड निकला है, तो कहीं ना कहीं जाके उसकी भी हीलिंग होनी है। तो ये डिस्क का हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, जब डिस्क निकलेगा एनुलर रिंग्स को तोड़ के धीरे धीरे बल्ज आउट होता जा रहा है। अब उसको रेस्ट जब हम देने लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है जब डिस्क बल्ज होता है तो 3 दिन का रेस्ट ले लीजिए या ऐसी पोजीशन अटेन कीजिए जैसे हम आपको बताते हैं, चिन के नीचे रख के एक्सटेंशन पोज बना लिए, ताकि वो जो लिक्विड है उसको वापस सक इन कर ले हमारी डिस्क। अब जब वो सक इन करेगी या हमारा जो टाइम के साथ साथ वो जो डिस्क फ्लूइड है वो ड्राई आउट होता जाएगा, उसी को हम हीलिंग बोलते हैं। जैसे हमारा ब्लड निकलता है उसका भी एक जख्म बन जाता है बाद में, अब वो जख्म सूखने को बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से यहाँ पे भी डिस्क के पास एक जख्म बन जाता है। अब वही जख्म जो होता है वो आपकी एमआरआई में शो होने लगता है, और वो जख्म जो होता है वो हमेशा ही एमआरआई में शो होता रहेगा। अब वो देखना वो जख्म जो होगा ना वो ब्लैक कलर का होगा। ब्लैक कलर का मतलब होता है उसमें वाटर स्टोर नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे आप जब अपनी हेल्दी डिस्क देखेंगे ना तो यहाँ सेंटर में आपको व्हाइट दिखेगी, यहाँ पे व्हाइट दिखेगी क्योंकि इसमें वाटर स्टोर्ड है। और जो डिस्क बल्ज आउट हो चुकी होगी वो डीजेनरेट दिखेगी, यानी कि ब्लैक कलर की दिखेगी, उसमें वाटर कंटेंट जो है वो खत्म हो चुका है या काफी कम हो गया है।
अब अगर किसी पेशेंट की एज 30s में है या 40s में है तो उसका जो वाटर है वो स्टोर्ड होता है। जब वो हम अनलोडिंग फेज में आते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, लोडिंग अनलोडिंग। जब पेशेंट हम सोते हैं रात को तो जो हमारी डिस्क होती है वो वाटर को स्टोर करती है। तो इसीलिए जब रात को जिसका डिस्क बल्ज हुआ होता है उसको अर्ली मॉर्निंग पेन बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्क ने वाटर स्टोर करना है सारी रात, उससे उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब जो बढ़ा हुआ प्रेशर वाटर का यहाँ आगे टच करता है नर्व को, तो वो सीधा पेन नीचे की ओर भेजता है। इसीलिए लोगों को 4-5 बजे रात को जो है अर्ली मॉर्निंग पेन, स्पेशली एक्यूट डिस्क बल्ज में, एक मैंने आपको इसका स्पेशल सिम्टम बताया हुआ है। एक्यूट डिस्क बल्ज में सुबह सुबह जाग खुल जाती है पेशेंट की पेन के साथ। तो इसलिए खुलती है क्योंकि वो वाटर स्टोर किया होता है। अब जब वाटर स्टोर कर रहा है उसका प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वो पहले ही निकली हुई थी, उसको और पुश करने लगा वो वाटर। तब वो जब पुश करता है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो नर्व को प्रेस कर सके, इसलिए वो पेन जो है वो सुबह सुबह ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो जो 30s-40s वाले लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनका दोबारा भी डिस्क बल्ज होने का यही कारण होता है क्योंकि उनका जो अभी लिक्विड फॉर्म है, जो वाटर फॉर्म है, वो अभी इंटैक्ट है। तो जब वो हीलिंग हुई होगी, यहाँ पे जख्म बना हुआ है, जब वो हील हो गया तब तक ठीक है। अब जब दोबारा वो कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसमें डिस्क निकलेगा तो वो दोबारा भी उसको टच करके उसका उतना ही प्रेशर के साथ उसको पेन भी कर सकता है और डिस्क बल्ज भी कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा हीलिंग मैटर। आपको अब हीलिंग में आपको मैंने बता दिया, फ्लूइड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, तो उसने एक जगह आके सूखना है, यही उसकी हीलिंग है। और जो सूखा हुआ डिस्क है, इसीलिए यंग पेशेंट्स की एमआरआई में डिस्क डेसिकेशन, डिस्क डीजनरेशन वर्ड लिखा होता है, जबकि वो डीजनरेशन एज रिलेटेड नहीं होती, वो ओवर यूज की वजह से होती है या डिस्क सूखने की वजह से जो जख्म बना हुआ है उसको वो डीजनरेशन में लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम ठीक हो गए हैं। तो देखिए, जब आपके सिम्टम, आपको जब तक ये प्रॉब्लम नहीं आई थी या आपको कोई सिम्टम नहीं आया था पेन का, तब भी आपको नहीं पता था कि आपके स्पाइन के अंदर क्या चल रहा है, कितने डिस्क बल्ज हुए हैं। ये जब आप एमआरआई करवाने चले गए, उसमें आपको मल्टीपल डिस्क बल्ज दिख गए, इसलिए आपको लगा कि हाँ मेरा तो डिस्क बल्ज हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपकी बॉडी के अंदर, स्पाइन के अंदर और भी बहुत सारी जगह पे डिस्क बल्ज हैं। अब आपको उसका पेन नहीं हो रहा। मान लीजिए हम एमआरआई करवाने जाते हैं फुल स्पाइन की, पेन हमें लंबर स्पाइन में है, डिस्क बल्ज तो वो सर्वाइकल स्पाइन के भी दिखा देते हैं कि C2, 5, C6 भी निकला हुआ है, C6, C7 भी निकला हुआ है, और उसका आपको पेन तो हो नहीं रहा। अगर आप सिर्फ एमआरआई के बेस पे जाए फिर तो आपको उसका भी पेन होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो डिस्क बल्ज दिखा रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि इसका सिग्निफिकेंस, इसका इसी की वजह से आपको पेन हो रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है डिस्क बल्ज हमारा पुराना भी पड़ा हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरीज है, एमआरआई दिखाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मेरे से, तो नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, इसको फी पे करके आप इसकी हमारे फ़ोन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उससे आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद बैक पेन के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको, नी कॉम्बोज हैं बेड पे बैठने के लिए, मल्टीपर्पज़ बैक सपोर्ट पिलो है, या हमारा जो सिटिंग चेयर है, जो ऑफिस चेयर में काम करते हैं, या हमारी कार सीट पे जो हमारा बैक रेस्ट होता है, उसका कॉम्बो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके sukoonphysicaltherapy.com पे, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।